नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कास्ट और सेंसस पॉलिटिक्स की, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी करीब आ रही वैसे वैसे विकास के मुद्दों पर जात पात के समीकरण हावी होते दिख रहे। कांग्रेस ने अब खुलकर ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी हर मंच से जातिगत जनगणना की बात कह रहे, जबकि बीजेपी की ओर से पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि इस देश में सिर्फ एक ही जाति है और वो है गरीबी, उन्हें गरीबी से लड़ना है। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विकास के मुद्दों पर जाति हावी क्यों है? विकास नहीं जाति में ढूंढ रहे जीत की राह। कांग्रेस के ओबीसी कार्ड का बीजेपी के पास क्या है कार्ड? और जातिगत जनगणना की मांग कांग्रेस की क्या सत्ता में वापसी का प्लान है? इन तमाम सवालों पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होगा। आप लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है। एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी करीब आती जा रही है, यहाँ की सियासत एक बार फिर विकास के मुद्दों से दूर जाति पर केंद्रित होती जा रही है। कांग्रेस, खासकर राहुल और प्रियंका, अपनी हर एक सभा में ओबीसी और जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं आपसे जो कहता हूँ कर डालता हूँ, और मैंने यात्रा में मन बना लिया है। 4000 किलोमीटर चला हूँ, हिंदुस्तान की सच्चाई मैंने देखी है। मैंने मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होगा। दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या शहडोल की सभा, राहुल ओबीसी कार्ड के जरिए बीजेपी की जमकर घेराबंदी कर रहे हैं। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए। हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। उधर जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी ने खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी जाति के बजाय गरीबों की बात कर कांग्रेस के दांव की काट ढूंढ रही है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस यहाँ भी ओबीसी कार्ड का दांव खेल रही है। आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कोई और बात उठाएंगे जिससे आपके जज्बात जुड़े हैं, लेकिन जब सही बात आती है जिससे आपके अधिकार बनेंगे, जिससे आप मजबूत बनेंगे, तो मौन हो जाते हैं। इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। बहरहाल बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ ओबीसी फैक्टर इतना अहम क्यों है, इसे आंकड़ों के बरक्स समझते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 49% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। सामान्य के साथ आरक्षित सीटों पर भी ओबीसी यहाँ निर्णायक है। चंबल से बुंदेलखंड और विंध्य तक ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। इन क्षेत्रों के 13 जिलों में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी है। इन जिलों की 61 सीटों में से 40 बीजेपी, 19 कांग्रेस के पास है। मौजूदा सरकार में 33 मंत्रियों में 10 ओबीसी वर्ग से हैं। कमलनाथ सरकार में 29 मंत्रियों में 8 ओबीसी वर्ग से थे। 2018 में कांग्रेस ने 40% तो बीजेपी ने 39% ओबीसी उम्मीदवार उतारे थे। एमपी में इस वक्त अनारक्षित 146 सीटों में 60 पर ओबीसी विधायक हैं। एमपी विधानसभा में बीजेपी 38 और कांग्रेस के 21 ओबीसी विधायक हैं।
मध्य प्रदेश में 23 के दंगल की शुरुआत सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच से कांग्रेस ने की, लेकिन आखिरी इनिंग पहुंचते पहुंचते कांग्रेस पूरी तरह अब ओबीसी और जातीय जनगणना की गुगली फेंकने लगी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की गुगली बीजेपी की पारी को समेटने में कामयाब हो पाती है या नहीं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सनवर पटेल जी हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर अनुराधा सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी, ये जो जाति की बात हो रही है इस देश में, एक तरफ विकास की बात, दूसरी तरफ जाति की बात, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? लोकेन जी, बड़ी समझने वाली बात है। ये पार्टियां जो चाहे कांग्रेस हो, बहुत सारे, और बिहार में भी अभी जाति जनगणना को लेकर काफी बातें हुई और वहाँ उन्होंने प्रारंभ करा दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के जो चीफ है, मुखिया है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना पे जाएंगे। लेकिन मुझे ये एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जाति जनगणना से आखिर चाहती क्या है सरकार। सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि हम देश के डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम रोल मॉडल बनेंगे प्रदेशों को बेहतर बनाने के लिए, हमारी सड़कें अच्छी हो, हमारा एजुकेशन अच्छा हो। और समाज में हम अगर किसी वर्ग को लेकर हम जाति जनगणना कराते हैं तो उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा विरोधाभास होता है। सामाजिक समरसता विवादित हो जाती है, वहाँ व्यवस्थित नहीं हो पाती समाज, और कहीं न कहीं ये कट्टा मन में लोगों के भाव आता है। तो मुझे लगता है कि इस राजनीति से अब पार्टियों को बाहर आना चाहिए। अब वो उनको विकास की बात करना चाहिए, उनको हेल्थ की बात करना चाहिए, उनको शिक्षा की बात करना चाहिए। हम कहते हैं जो व्यक्ति गरीब है तो उसको जाति आधार पर आप जो गरीब व्यक्ति है उस गरीब व्यक्ति को एजुकेशन फ्री करो, उसकी स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्था दो, उसको बेहतर और जिंदगी बनाने की व्यवस्था करें। तो इस बात को लेकर किसी भी पार्टी को, मैं पर्टिकुलर कांग्रेस या किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जाता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी को अब डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जाति जनगणना ये बहुत बेहतर साबित नहीं होगी किसी भी पार्टी के लिए। कारण ये है कि पिछड़ी जातियों में भी कई सारी जातियां हैं। ऐसा नहीं कि 27% हमने आरक्षण दे दिया, कल वो 50% आरक्षण मांगेंगे, फिर 60% मांगेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये रेशियो बढ़ना नहीं चाहिए, इसको घटना चाहिए। हम अगर डेवलपमेंट की ओर चल रहे हैं, हम भारत को विकास की ओर ले जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि विश्व में भारत के एक नाम हो, तो मुझे लगता है कि गरीबी से उबारना चाहिए लोगों को और बाहर ले आना चाहिए। जी लोकेन जी। अनुराधा जी, लेकिन आंकड़ा जहां जहां आपकी सरकार है ये देना चाहिए कि हमने कितने गरीबों को निकाल दिया, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा था उनकी कितनी तरक्की हो गई, उसका आंकड़ा की बात हो नहीं रही। दूसरी है जातीय जनगणना की बात हो रही है। कोर्ट की 50% की एक लाइन बनी हुई है, उसको क्रॉस आज की डेट में राज्य सरकारें कर नहीं सकती। फिर इस जातीय जनगणना का क्या मतलब है? न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों, लोकेन सर आपको, सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और सभी न्यूज स्टेट के दर्शकों को और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देश तत्व में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर स्टेट के लिए, कल्याण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार कैसे जानेगी? जो आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रही हूँ, उसके लिए सेंसस होता है। जब हम जानेंगे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, हमको पता तो चले समाज में कितना आर्थिक पिछड़ापन है, समाज के किस वर्ग में सामाजिक पिछड़ापन, मैं आपका पॉइंट वंचित वर्गों की क्या स्थिति आगे है। क्या करेंगे आप? उनको उसी अनुपात में फिर हिस्सेदारी देंगे? क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ये आपसे वही कह रही हूँ सर। जी बिल्कुल, मैं आपसे वो कह रही हूँ कि कांग्रेस समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और कांग्रेस पार्टी ने जनगणना कराई थी और 2014 में इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस को सबमिट किया था। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी का इरादा न्याय करने का नहीं है? मेरा आरोप है, विश्व के सारे देशों में कोविड के बाद में जनगणना कराई गई,
तो जातिगत जनगणना होगी तो हमको पता लगेगा कि समाज में कितना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ापन है। इससे कैसे पता उनके चलेगा? कल्याण के लिए जातियों का पता चलेगा या उनकी आर्थिक स्थिति पता चलेगी? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे बिहार में जनगणना हुई, उससे क्या आर्थिक स्थिति पता चली? दायित्व होता है कि लोक कल्याण के लिए हम अपने लोगों के लिए, हम सभी वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। तो योजनाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपको नहीं लगता कि अगर आप ये इसको इस तरीके से लेकर जाएं कि 75 साल में हमने जो अभी तक इन लोगों के लिए काम किया और होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ उससे पहले, इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने उन्हें वो जगह दी कि उन्हें लाभ मिले। लेकिन क्या उसके बदले राज्य सरकारों ने ये जिम्मेदारी दी कि वो जो लाभ हमारे नीति निर्माताओं ने दिया था उन्हें, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए, उनका विकास कितना हुआ, वो डिटेल क्या राजस्थान सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, हिमाचल सरकार ने वो देने की जिम्मेदारी समझी? या इतने लंबे समय तक आप केंद्र में कांग्रेस का राज रहा, वो जानकारी भी तो आनी चाहिए ना। जी, मैंने अभी आपको बताया सर, फैक्ट ही बताया कि 2014 में हमने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस को सेंसस डेटा दिया था। तो सरकार क्यों नहीं करती? मेरा आरोप है भाई कि सरकार क्या न्याय नहीं करना चाहती है? सरकार क्यों न्याय नहीं करना चाहती है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया और हम अपने वचन पत्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना होगी और 27% आरक्षण हम ओबीसी वर्ग को देंगे। और कांग्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी वंचित वर्गों की पार्टी है। और वो 50 लाइन की ना बीजेपी की लाइन है, वो ना कांग्रेस की लाइन है, वो कोर्ट की लाइन है। लेकिन सनवर पटेल जी, जब जाति जनगणना की बात आती है तो बिहार में श्रेय लेने की कोशिश तो आप लोग भी करने लगते हैं ना। जब ओबीसी की बात आती है तो किस तरीके से कोर्ट में कोशिश की जाती है कि आप वो आरक्षण मिल जाए। वो जहां आपको सूट करता है बीजेपी श्रेय लेने की कोशिश करती है, जहां सूट नहीं करता है वहां पर आप लोग गरीबों को ही जाति बताने लगते हैं। देखिए लोकेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो अंत्योदय पर काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वाक्य है अंत्योदय। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत अंत्योदय से कि हमको कैसे पिछड़ों को आगे लाना है। अब जहां तक सवाल आज के विषय का है, वो है कांग्रेस के विषय का। कांग्रेस किस प्रकार से हर चुनाव में एक वोट बैंक बनाने का प्रयास करती है। चाहे समाज टूटे, चाहे समाज में विखंडन आए, विवाद बढ़े, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको कोई काम करना नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से एक स्लोगन दे दीजिए, एक नारा दे दीजिए और समाज में को भागित कर दीजिए। ये कांग्रेस ने सदैव करने का काम किया है। अब हमारी विद्वान बहन ने कहा कि हम ये जनगणना इसलिए कराना चाहते हैं कि हम समाज की असलियत जाने। 53 सालों से इन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया। 53 साल के राज में इनको ये पता नहीं है कि कौन पिछड़ा है। 53 साल का शासन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे आप? कैबिन में बैठे हुए थे, नारे दे रहे थे गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाएंगे। नहीं, इसका मतलब आप सपोर्ट नहीं करते हैं, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए बिहार में, आपने इसकी खिलाफत कर दी पूरी। मेरी सुनिए, मेरा जवाब पूरा हो जाए लोकेश जी। अब हमारी विद्वान बहन ने कहा कि हमने 27% आरक्षण दिया। पिछले चुनाव में यह सिगुफा लाए कि हम 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देंगे, और कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता, जैसे हमारी विद्वान बहन बैठी है, ऐसे ही कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता सैयद जफर साहब, जिनको अभी अभी महासचिव बनाया है, उन्होंने अपने नाम से याचिका लगाई कि ये आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इसको आप? इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनको कुछ करना है नहीं, और किसी प्रकार चुनाव के समय एक सिगुफा ले आई है और किसी प्रकार हमको वोट मिल जाए, वोट बैंक बन जाए। लेकिन मध्य प्रदेश की जो जनता है वो समझदार जनता है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। लेकिन इस बात से सनवर जी आप इत्तेफाक रखते हैं कि जिस चीज का मैंने जिक्र किया कि आरक्षण बेहतरी के लिए दिया गया, तो उसका एक कोई हर चीज का रिजल्ट होता है, हर चीज का जवाबदेही होती है, एनालिसिस होता है। तो कोई सरकार इस चीज को जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है कि हम अगर 10 साल तक आरक्षण देते हैं तो उससे हमने कितने लोगों को बाहर निकाला, लाभान्वित किया, वो मुख्य वर्ग से जुड़े। ये सवाल हर बार जनता के बीच आता है। इसे छूने से कोई भी पार्टी आज की डेट में क्यों डरती है? क्या हमेशा किसी वर्ग को हमेशा उसी नजर से देखना चाहते हैं? उसका समाज में लाभ हो, उसको समाज में मुख्य धारा में हम जोड़े, ये कोशिश तो दिखती नहीं।
देखिए लोकेश जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, लेकिन मैं शायद उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं जवाब देने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो फैसले भारतीय जनता पार्टी लेती है उसी बारे में बातचीत करने का मुझे अधिकार है। मेरी इतनी ही क्षमता है। पॉलिसी तो बीजेपी बना रही है ना सर इस वक्त केंद्र में और राज्य में भी। श्रीमान मेरी तो सुनिए, जो बना लेती है उस पर ही मैं बात कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को आगे लाने के पक्ष में है। नहीं सनवर जी, देखिए अगर अभी मैं लाडली बहना का जिक्र करूंगा तो आप उसका फायदा बता देंगे वहां सर। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, सरकार का नहीं हूं, मैं लाभ नहीं बताऊंगा, उसका लाभ आप जरूर बता देंगे। हाँ, वो निर्णय हो चुके हैं, लाडली बहना लागू हो चुकी है। मेरी पार्टी की सरकार लागू कर चुकी है लोकेश जी। तो आरक्षण भी तो इतने साल से लागू ही है ना सर हमारे देश में। मैं बोल रहा हूँ वो तो लागू है इतनी देर। मैं तो उसी का जवाब पूछ रहा हूँ आपसे कि कुछ कहना चाह रहे थे प्रदीप जी। जी बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय ले चुकी है उस पर आप उससे सवाल कीजिए, जवाब दो। कि देश में ये व्यवस्था बनाई गई थी कि जो शोषित है, जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, उनको उठाने के लिए केंद्र सरकार आरक्षण लागू करे और ये सभी राज्यों ने इसका पालन किया। क्या 60 साल में उनका उद्धार हुआ? क्या वो ऊपर आए उस श्रेणी से? मुझे लगता है कि जो आरक्षण की पद्धति बनाई गई थी उसमें और पीछे ये राजनीतिक पार्टियां पीछे देती जा रही लोगों को। कारण ये है कि जब सब चीजें हम फ्री में दे रहे हैं, हम स्वास्थ्य की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम एजुकेशन की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों एजुकेशन नहीं देते? और दूसरी बात मेरा ये है कि आर्थिक आधार पर क्या सामान्य वर्ग के लोग गरीब नहीं है? क्या पिछड़े वर्ग के लोग गरीब नहीं है? मेरा ये मानना है कि सरकारों को अब निश्चित करना चाहिए कि जो आर्थिक पद्धति के आधार पर किसी भी वर्ग का हो, अगर वो गरीब है तो उनकी सारी सुविधा सरकार दे, उनको एजुकेशन दे, उनको राशन दे, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था दे, तो उनकी स्थिति ठीक होगी। उनको अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा, उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे कंपटीशन में पास होकर बाहर निकलेंगे, IITN बनेंगे, मेडिकल में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर अब सरकारों को विचार करना चाहिए, ना कि अगर हम जाति जनगणना कराएंगे उसमें उसके आधार पर। फिर यहाँ पर एक चीज और भी तो है ना सर राधा जी, इसका भी तो जवाब देना चाहिए कि आप नीतियां दोनों पार्टियां बनाती हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, सब उसके पक्ष में है, कोई विरोध में नहीं। लेकिन जब पार्टियों के स्तर पर आती है तो मध्य प्रदेश में बमुश्किल 30-29 इस तरह के प्रत्याशी महिलाएं हैं इस बार मैदान में। अब आप कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ दें तो उससे पहले इतने लंबे समय से कौन अध्यक्ष चले आ रहे हैं, किस जाति से आते हैं, वहां पर कितने पिछड़ों को मौका दे दिया आप लोगों ने, या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उसमें क्या परसेंटेज है, फिर वो भी जारी करना चाहिए चीजें। देखिए सर, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक प्रजातांत्रिक तो देश में तो डेमोक्रेटिक है ना हमारा। जी, तो मैं आपकी लेट मी कंप्लीट लोकेश सर, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बात का ही रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। 33% आरक्षण की आपने बात करी। सर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन लेके आया? केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और मुझे बहुत गर्व है कि कम से कम एक उदाहरण पेश कीजिए। आप लोग अगर नीति की बात करती हैं कि हमारी ये नीति है, कम से कम पार्टी स्तर पर उसे इंप्लीमेंट तो करें। मध्य प्रदेश में कितने टिकट है महिलाओं के? मैं सर आपको वही बता रही हूँ। आप देखिए कि आज मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि हमारे मध्य प्रदेश में, भारत में पहला राज्य था मध्य प्रदेश जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 33% आरक्षण दिया था पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव में, और उसका परिणाम देख रहे हैं कि मैं और अनगिनत महिलाएं आज आप देखिए मुखर है राजनीतिक रूप से। तो किस वजह से हुई? क्योंकि जब आप देते हैं, जब आपके पास जातिगत डेटा होगा, सेंसस जातिगत जनगणना होगी, तो आप ये देख पाएंगे कि भाई समाज में आर्थिक रूप से क्या पिछड़ापन है। भाई किसके पास कच्चा घर है, कौन पक्के घर में रह रहा है, कहाँ पीने का पानी उपलब्ध है, कहाँ नहीं है। मैं सर आप कांग्रेस जो कहती है वो करती है, कांग्रेस हमेशा प्लानिंग के तहत चलती है और हम इम्प्लीमेंट। कांग्रेस पार्टी का हाल तो बताइए, वहां कितने दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय तक बनाया गया। हमारा वचन पत्र में हमने कहा है कि जातिगत जनगणना होगी और 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस सभी राहुल गांधी पिछड़े हैं, दलित हैं,
आदिवासी हैं। मैं आपसे जी तो आप बताइए सोनिया ना गांधी उस वर्ग से आती हैं। आप मेरे को मुझे ये बताइए कि कितने अगर समय तक मौका दिया आप लोगों ने? मुझे बहुत पीड़ा है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार होता है उसमें नंबर 1 है। अराउंड 62% क्राइम रेट है। सनवर पटेल जी, यही सवाल तो आपसे भी। अत्याचार आप आज लोग एक भी आम बात घटना करते बन के हैं। रह गए भाजपा के कितनी महिलाओं को इस बार टिकट दिया गया? महिलाओं की रिजर्वेशन की बात हुई, महिलाओं के उत्थान की बात हुई, क्या 33% महिलाओं को टिकट दे दिया प्रतिनिधि द्वारा मेरे आदिवासी भाई पर किस तरीके से घनघोर अत्याचार किया गया? कई जीप से एक मिनट प्लीज अनुराधा जी, एक भारतीय मिनट। जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने दलित हमारे आदिवासी भाई बहनों, अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों या हमारी बहनें हो, उसके लिए संगठन तक में आरक्षण की व्यवस्था की है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से तो कांग्रेस इस बारे में सवाल तक नहीं कर सकती। आज 4 मुख्यमंत्री, चाहे उमा दीदी भारती हो, चाहे बाबूलाल गौर साहब हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान, आज लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री दिए हैं। चलिए, समय इतना ही। मेरे पास बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जिस तरह की अब ये बातें हो रही हैं, देखना है कि जनता इन पर किस तरीके से मन बनाती है और 17 तारीख को क्या वोट